दिनशो ईरानी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। दिनशो जी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं और इससे पहले आर्टेमिस एडवाइजर, शेर खान जैसे अलायंस जैसी कंपनीज के भी काम कर चुके हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय उनका क्या रुख रहेगा। दिनशो जी गुड मॉर्निंग। एक बड़ा मूव इस समय हमने देखा मार्केट में, उसके बाद पिछले 8-9 दिन से कंसोलिडेशन। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट के टेक्सचर को? अनु जी, धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनु जी, एक्चुअली आप ये देखिए कि एक कंसोलिडेशन फेज सा दिख रहा है मार्केट में। और एक्चुअली जिस हिसाब से आरबीआई ने इतना सारा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हरे बाजार में बिल्कुल ईंधन पड़ा है और एक चिंगारी की वेट हो रही है ऊपर आने के लिए। तो वैसा ही हमें लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिंगारी लगती नहीं है कि जल्दी आने वाली है वो चिंगारी, क्योंकि क्वार्टर के नंबर जो है, क्वार्टर के नंबर, ये जून के क्वार्टर के, मुझे नहीं लगता कि इतने बढ़िया नंबर होंगे। डिसअपॉइंटमेंट भी शायद ना हो, लेकिन ऐसे तेज नंबर भी नहीं होंगे जो बाजार को चला सके। और दूसरा, जो हमारी ये जो डील होने वाली यूएस के साथ, जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिले हो रहा है और जो भी होगा एक कॉम्प्रोमाइज डील होगी और असली डील बाद में ही आएगी उभर के। तो इसलिए लगता नहीं है कि कोई अच्छी खबर ऐसे दिख रही है होराइजन में आज की तारीख में। बहरहाल वैल्यूएशंस स्ट्रेच तो है ही पहले से, लेकिन हम जैसे बोल रहे हैं कि इंडिया को रीरेट कर दिया गया है और ये रीरेटिंग के लिए आपको ग्रोथ वापस आनी चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर, जो लास्ट ईयर जो सितंबर था, सबसे खराब क्वार्टर था हमारे काफी अरसे तक के पहले के लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वाई ओ वाई कंपैरिजन में सितंबर शायद ही एक ऐसी चिंगारी हो क्वार्टर जो शायद इस बाजार को चाहिए। तो इस समय लेकिन एक चीज क्लियर है दिनशो जी कि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, और जब से वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लूजन हुई है और उससे पहले भी बैंकों ने अच्छा आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। कोटक, एचडीएफसी बैंक दोनों लाइफ टाइम हाई पर हैं इस समय। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट वहां पर ही है। क्या ये स्पेस लीड करेगी अभी भी मार्केट को? जी बिल्कुल अनु जी, एक्चुअली अगर ये स्पेस ना होती है तो शायद बाजार इतना सहमा सा नहीं रहता। लेकिन आप देखिए, जैसे आई थिंक ये इसका बीएफएसआई का जो वेट है इंडेक्स में, शायद 34-33-34% के आसपास है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे, जैसे आपने बराबर से बोला, जो आरबीआई ने, सब बाजूका बुलाते हैं, मैं तो उसको बंकर बस्टर बोलता हूँ, जिस हिसाब से उन्होंने इतना लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया सिस्टम में, इतने एग्रेसिवली रेट कट काटे हैं। तो प्रॉब्ली एक, जैसे ये क्वार्टर एक्चुअली इतना अच्छा नहीं आएगा बैंक के लिए, पहले मैं बता दूं, क्योंकि निम में जो कंप्रेशन आएगा वो शायद सेट ऑफ ना हो सके इतनी आसानी से। पर अगले क्वार्टर में शायद सेट ऑफ हो जाए, क्योंकि जो आप सितंबर से जो सीआरआर कट चालू होने वाला है, उसके हिसाब से आपको दिखेगा कि शायद वहां पे मैनेज हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओवरऑल लॉन्गर टर्म, क्वार्टर छोड़ दीजिए आप, पर लॉन्गर टर्म अगर जो आप बात करें, तो यही सेक्टर है। उनका मेजर प्रॉब्लम था कि लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट था, इंटरेस्ट रेट हाई थे, अभी इंटरेस्ट रेट ईज आउट हो गए हैं, लिक्विडिटी भी मार्केट में इन्फ्यूज हो गई है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आगे चल के ये जो सेक्टर है, पूरा बीएफएसआई बैंकिंग, अकेला नहीं, लेंडर्स नॉन लेंडर्स दोनों मिला के, मुझे लगता है कि यही है जो पूरे मार्केट को पुल अप कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ओके दिनशो जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े आए स्टैट्स, चाहे वो मंथली सेल्स फिगर के हों या फिर एफएमसीजी कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स, थोड़ा सा रूरल में पुश मिल रहा है इनको, इनकी भाषा शैली में और इनकी टिप्पणियों में ये विजिबल है। थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक नजर आया वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर्स। आपका रूरल की थीम में या फिर एफएमसीजी पे या फिर टू व्हीलर कंपनियों पे व्यू क्या है इस वक्त दिनशो जी? वीरू जी, एक्चुअली आपने बराबर बोला। इस बार के जो नंबर फॉरवर्ड एस्टिमेट्स आए हैं इन एफएमसीजी कंपनियों के, वो काफी बेहतर थे फ्रॉम जो मार्च क्वार्टर में उन्होंने जो रिलीज किए थे। लेकिन दूसरा ये था कि जो अर्बन था डिमांड, वो बड़े क्लियर थे कि अर्बन में इतना नहीं दिखा है जितना रूरल में दिखा है। फॉर्चुनेटली रूरल आप देखिए मार्च से ही चालू हो गया, लास्ट क्वार्टर से ही उनमें थोड़ा ऊपर आना चालू हुआ है। और एक्चुअली अगर जो मानसून, जैसे आईएमडी बोल रहा है कि मानसून अच्छे आ रहे हैं, बॉम्बे में तो दिख नहीं रहे ज्यादा, पर एनीवे अगर जो अच्छे आ रहे हैं तो वो काफी अच्छा होता है रूरल सेक्टर के लिए। और हाँ, ये आप जैसे बोले एफएमसीजी, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इतना अच्छा हो सकता है, क्योंकि एफएमसीजी एक तो पहली चीज तो
रूरल मार्केट में नॉर्मली प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं। इट्स ज्यादातर जो बेस प्रोडक्ट्स हैं वही बिकते हैं। प्रीमियमाइजेशन बहुत बाद में होता है जाके वहां पे। पर अर्बन ही होता है जहाँ पे मार्जिन उनका होता है, इसलिए जब तक अर्बन पिकअप नहीं हो शायद मार्जिन पिकअप ना हो वहां पे। और एक्चुअली हमने तो देख ही लिया कमेंट्री से, दूसरे जो क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में कमेंट्री थी, मार्जिन कंप्रेशन तो लग ही रहा है यहाँ पे, और ये नंबर्स में भी ऐसा दिखा। और पर दूसरा आप देखिए कि वैल्यूएशन इतने, ग्रोथ रेट जो है आपकी सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट होने वाली है, हाई सिंगल डिजिट, और उसके लिए वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच लग रहे हैं हमें, इसलिए लगता नहीं है एफएमसीजी में इतना ग्रोथ दिखेगा। टू व्हीलर की जो बात करें, आई थिंक टू व्हीलर में हमें एंट्री लेवल जो टू व्हीलर है वो पसंद है, क्योंकि जैसे ये गर्मी का जो नॉर्मल सीजन होता है वेडिंग का, वो शायद हमारे रूरल के लिए ज्यादा होता है देन अर्बन, तो इसलिए हमें लगता है कि वहां पे थोड़ा आपको पिकअप दिखे, बट वहां पे भी काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको। ये इटर्नल और स्विगी स्विगी में न्यू एज स्टॉक्स में, और इस बार नायका में भी मतलब अच्छे मूव आ रहे हैं दिनशॉ जी, कि आपके तो फ्लेक्सी फंड में मेरे ख्याल से स्विगी और इटर्नल दोनों है ना, ये थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं क्या आप भी इस स्पेस पे न्यू एज पे? और जी एक्चुअली वीरू जी, ये न्यू एज कंपनीज एक थोड़ा सा उन्होंने एक बम दिखा था, स्पीड बम जो बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर, वो आया था इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। और हमने देख लिया कि कंपटीशन, अगर जो सिर्फ आपको पैसे होते, अगर जो कंपटीशन बिल्डअप करने के लिए, तो काफी हमारे कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े जो एंटर कर सकते थे ये फील्ड। लेकिन हमने देखा है कि वो भी थोड़ा संभल संभल के किए, और किए भी तो हाथ जला के बाहर चले गए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, आप बर्न रेट यहाँ पे आराम से आपका बर्न हो सकता है, लेकिन कहाँ पे बर्न करें वही आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, फुलफिलमेंट का बिजनेस है, तो इसलिए वो थोड़ा आपको संभल के करना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए हमने देखा है कि जो नए एंट्रेंट आए थे, उनको भी कैपिटल रेज में अभी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बर्न रेट उनके कम नहीं हो रहे। ऑलरेडी खबरें आ रही है कि आईपीओ तो उनका फेल हो गया मतलब, प्लान्स बैक बर्नर पे डाल दिए उन्होंने। और दूसरा प्राइवेट इक्विटी के वापस गए हैं, और होपफुली वहां शायद पैसा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन द फैक्ट इज इट्स नॉट दैट इजी। इसीलिए हमें लग रहा है कि ये जो न्यू एज कंपनीज विल कंटिन्यू टू ग्रो द वे दे आर ग्रोइंग। और आपने ग्लोबली भी हमने देखा है किसी भी मार्केट में जहाँ पे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स होते हैं, फूड डिलीवरी प्लेयर्स होते हैं, नॉर्मली एक डिओपोली सी रह जाती है। और मुझे लगता नहीं कि इंडिया भी कुछ अलग होगा यहाँ पे। बिल्कुल। कोई और नई थीम बताइए दिनशॉ जी, ये सब थीम्स तो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और जहां पर आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताइए। जी अनुज जी, हमें एक्चुअली एनर्जी सेक्टर में एक काफी आस्ते से इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे। और अभी के लिए तो खैर एनीवे सिर्फ इक्विपमेंट सप्लायर्स, हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो बिल्कुल ही अलग सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इस और हमारे, आपने देख लिया होगा हमारे फ्लेक्सी कैप में, या हमारे कोई दूसरा फंड उठा लीजिए, हिटाची एनर्जी और सीमेंस एनर्जी दोनों हैं हमारे पास। आई थिंक ये दो प्लेयर्स काफी अच्छा कर सकते हैं गिवन द पॉसिटी ऑफ पावर इन इंडिया एंड ऑब्वियसली ग्लोबली ऑल्सो, क्योंकि दोनों प्लेयर्स, उनकी सेट फिलॉसफी है कि यहाँ से ही सप्लाई करेंगे। और एक्चुअली आप ग्लोबली देखिए तीन ही हैं सप्लायर, इक्विपमेंट सप्लायर्स जो ट्रांसमिशन में इतना बढ़िया इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। उनमें से दो इंडिया में है, लिस्टेड है, और इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको काफी अच्छा एक ग्रोथ मोमेंटम दिख सकता है आगे चल के। बहरहाल अगेन अंडरलाइंग वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि ग्रोथ रेट जो होंगे, जो हमें अगले 3 साल के लिए दिख रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि कंपेंसेट कर सकते हैं इस काइंड ऑफ ये स्ट्रेच वैल्यूएशंस को। ओके, तो इसके अलावा एनर्जी में ये दो स्टॉक आपने मेंशन किए, सीमेंस एनर्जी और हिटाची एनर्जी, न्यू एज एनर्जी वगैरह में भी आपने कुछ लिया है क्या? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यू एज एनर्जी हमें समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए चाइना इतना बड़ा सप्लायर है और दूसरा इतने चीप सप्लाई करता है। तो हमें मतलब मैं उस दिन ही डेटा देख रहा था वहां पे, चाइना एवरी मंथ इंडिया की जो ओवरऑल कैपेसिटी है पावर की, 10% उसकी कैपेसिटी सेटअप करता है एवरी मंथ। कोई 50-51 गीगावाट्स एवरी मंथ सेटअप करता है, उसमें से
47-48 गीगावाट न्यू एज एनर्जी के होते हैं उसके। तो मुझे लगता नहीं कि हम वहां पे आप कोई ऐसी नई कंपनी आ सकेगी जो इस फायदे पे compete कर सके ग्लोबली चाइना के साथ। इसलिए हमें लग रहा है कि एक होम ग्रोन जो है वो ये है बस। और वहां पे भी वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा वहां पे, इसलिए हमने अवॉइड किया है उस सेक्टर को। अच्छा, कुछ चीज़ों को हम पनपते पनपते देखते हैं। दिनशॉ जी का फ्रेम हमेशा यही होता है, हमेशा। वो पीछे जो रखा है ना पॉट, उसमें 3 स्नेक प्लांट हैं। अब काफ़ी बड़ा हो गया, दिखाइए जरा एक बार फ्रेम में, है ना? वो पाम तो दिखाई देता है मेरे को, लेकिन स्नेक प्लांट जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया। चीज़ों को बनाइए, देखिए। एक पाम है, एक कनेरिया पाम है ना? अच्छा, ये मैं जो चीज़ें पनप रही हैं, पनपना, है ना? इस शब्द का थोड़ा-सा मैं मीनिंग ढूँढते हुए और इसको डिस्क्राइब करते हुए एक सिचुएशन को देखते हैं। आई मीन, अब मोर और लेस आपको यूएस के टैरिफ की तस्वीर नज़र आ रही है। आज सुबह जब इस मंच पे डिस्कशन हो रहा था कि किसी ने पूछा कि भाई इन टैरिफ्स को अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है, तो कहने कि कोई तर्कसंगत फार्मूला नहीं है, बस ये तो बस इंटेलिजेंस है हमारी जो इस फंडे को, इस फॉर्मूले को तय कर रही है। ये टैरिफ्स यूएस में इन्फ्लेशन को कहाँ ले जाएंगे? ये टैरिफ्स जब यूएस में इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, ऐसे में उस स्थिति को भांपते हुए आपका आईटी पे व्यू क्या है इस वक्त? जी वीरू जी, एक्चुअली जो टैरिफ्स है, अगर जो जिस हिसाब से यूएस को चाहिए, उनको एक्चुअली टैरिफ पैरिटी नहीं चाहिए, उनको ट्रेड पैरिटी चाहिए। अगर जो ट्रेड पैरिटी की बात अगर जो आ गई बीच में, तो टैरिफ्स तो सेंस ही नहीं करते। आप जो फॉर्मूला यूज किया था उन्होंने, वो तो वही था कि ट्रेड पैरिटी का फॉर्मूला था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर जो ट्रेड पैरिटी की बात होती है तो फिर यूएस एज अ रिजर्व करेंसी बिल्कुल ही लूज आउट हो जाती है। द चार्म ऑफ कीपिंग यूएस एज अ रिजर्व करेंसी लूज आउट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लॉजिक क्या होता है कि मैं यूएस से माल कम इंपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरे पास सरप्लस डॉलर रह जाते हैं, तो उसके चलते मुझे रिजर्व में डॉलर रखने ही पड़ते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर जो नहीं होने वाला ऐसा, तो मेरे को, इंडिया को डजंट मेक सेंस कीपिंग डॉलर्स एज रिजर्व, राइट? सो दैट वाज द होल लॉजिक। तो इसलिए हमें लग रहा है पहली प्रॉब्लम तो वो है। अगर जो वहां से चला गया तो यूएस का जो पूरा जो ये डेफिसिट फंडिंग करते हैं अपने ही डॉलर छाप के, मतलब प्रिंट करके, तो वो अगर जो आगे चल के करेंगे, जो रिजर्व करेंसी ना रही, तो इन्फ्लेशन विल बी अ रनअवे इन्फ्लेशन। पहली चीज तो वो है। दूसरा जो आपने बोला कि टैरिफ्स, वहां पे ये थिंकिंग है कि ये टैरिफ सारे दूसरी कंट्री एब्जॉर्ब कर लेंगे, मैन्युफैक्चरर्स एब्जॉर्ब करेंगे। ये ऐसा होता तो नहीं है रियलिटी में। ऑब्वियसली कंज्यूमर को भी थोड़ा देना पड़ता है, तो इसलिए इन्फ्लेशन तो वहां पे गिवन ही गिवन है। और हैविंग सेड दैट, इतनी अनसर्टनिटी अगर जो आप देखें, तो पहली चीज तो बिजनेसेस भी, जो यूएस के बिजनेसेस भी हैं, वो भी अपने ग्रोथ प्लान्स वगैरह थोड़ा सोच समझ के करेंगे, इसलिए रोक देंगे। तो इसलिए ये साल आईटी का तो हमें कोई होप दिख नहीं रहा है। और दूसरा जो ओवरहैंग है मेजर, वो है एआई का। क्या इम्प्लीकेशन होगा उसका आईटी पे, वो ऑब्वियसली आज की तारीख में हम सिंपली अगर जो देखें, तो हमारा जो मॉडल है आईटी का, वो पिछले 30 साल से ये 3 लेग के फॉर्मूला पे चल रहा है, विच इज द नंबर ऑफ पीपल इंटू आवर्स पर पर्सन इंटू रेट पर आवर, राइट? ये इनका इक्वेशन था। और अगर जो आप देखें एआई का इमीडिएट इम्पैक्ट, नंबर ऑफ पीपल तो कम ही होने वाले हैं, नंबर ऑफ आवर्स ऑल्सो कम होने वाले हैं, तो रेट पर आवर आप कितना बढ़ा लोगे टू कंपेंसेट फॉर दैट? तो वो एक सवाल है जो हमारे जहन में उठाया जा रहा है। इसलिए हम अभी के लिए दूर हैं, जरा ज्यादा समझेंगे। और वैसे भी टाइम है, ब्रीदर है, क्योंकि ये साल तो हमें यूएस का इतना ढंग का दिखता भी नहीं है, द वे इन्फ्लेशन इज गोइंग टू मूव देयर। ये पॉइंट टेकन रानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे आपने अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे सर। चलते हुए काम करते